हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30 बात कर रहे हैं आज डीआई के दूसरे सेशन की। पहले सेशन में मैंने आपको बारीकियां बताई लाइन चार्ट के बारे में। आज मैं आपको एक एक छोटी बड़ी बात बताऊंगा टेबल्स के बारे में। इनको लगातार देखिए, कॉन्टिन्यूटी में देखिए, अपने नोट्स बनाइए। मैं आपको ये तो गारंटी से कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। चलिए हम शुरू करते हैं टेबल्स के बारे में। सबसे पहले कुछ टेबल के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे किसी एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखिए बोर्ड पर ये आपके सामने एक टेबल दिख रही है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आप इसको पढ़ सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। क्या लिखा हुआ है? विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा विनिर्मित उपकरणों की संख्या। देखिए दो मेन बात रहती है एग्जाम में। अधिकतम प्रश्न कम से कम मैथ्स और रीजनिंग में तो पूरे पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए, और दूसरी चीज जो आपने अटेम्प्ट की वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी कि एक्यूरेसी रहनी चाहिए। और तीसरी चीज अगर मैं कहूं तो वो ये कि उनमें स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक स्पीड ज्यादा नहीं होगी तब तक पूरे अटेम्प्ट कैसे होंगे। इसलिए हम क्या सीखना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट किनके साथ? मिनिमम टाइम के साथ और पूरी एक्यूरेसी के साथ, तभी सफलता सुनिश्चित होगी। जरा देखो, अगर मैं बात करूं तो क्या दिख रहा है? कोई भी डीआई का सेक्शन हो, चाहे लाइन चार्ट, चाहे बार चार्ट, चाहे पाई चार्ट, चाहे टेबल, हम पूरा कभी नहीं पढ़ते। एक नजर भर देखने से हमें पता लग जाता है कि ये क्या पैटर्न है, और फिर हम क्या करते हैं। हम हमारे काम की चीज को पढ़ते हैं, हम सीधा सवाल पर चले जाते हैं और देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। जो सवाल में पूछा गया है सिर्फ वही डेटा पर हम कंसंट्रेट करते हैं, बाकी सारी कहानी से हमें क्या लेना देना। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, आप सब ध्यान दीजिएगा। देखो 6 कंपनियां दिख रही हैं, ये कंपनियों के नाम दिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, और ये 6 साल दिख रहे हैं 2002, 3, 4, 5, 6, 7। और एक खास बात, उपकरणों की संख्या लाखों में। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कंपनी ए का अगर मैं 2002 की बात करूं तो ये उपकरण जो इसने कहा नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 कंपनीज, तो इंस्ट्रूमेंट्स की 45 का मतलब क्या है? ये 45 का मतलब है 45 लाख। ये 35 का मतलब क्या है? 35 लाख। 48 का मतलब 48 लाख। तो नियम नंबर 1 सुन लीजिए मेरे से ध्यान से, पूरे डीआई में काम आएगा। बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा और बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। क्या? सुनो, यहां पर अक्सर आपको ये जो आपको ब्रैकेट में लिखा है इन लैक्स, अक्सर आपको क्या मिलेगा दिखता हुआ? इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, इन करोड़, ये मिलेगा आपको। ढंग से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इन हंड्रेड्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सारा जो डेटा है इन सब में 2 जीरो लगाना है, लगा हुआ नहीं है, सब में कॉमन है। अगर यहां पर इन थाउजेंड्स लिखा हुआ है तो इन सब में 3 जीरो लगाना है, और अगर ये इन लैक्स लिखा हुआ है तो इन सब में 5 जीरो लगाना है। ऐसा क्यों होता होगा? कॉन्सेप्ट तो क्या करें, अपन को बताना ही चाहिए ना। आप सोचो, ये 50 के आगे मैं 5 जीरो और लगाऊं तब जाके 50 लाख बनेगा, तो ये टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी? कम से कम इस बोर्ड पर आ ही नहीं पाएगी अगर मैं बात करूं। और ये नॉनसेंस बात होगी, डेटा को दिखाने का ये सही तरीका नहीं होता। अगर सबके पास जो अमाउंट है वो लाखों में है, तो एक बोले 35 लाख, एक बोले 38 लाख, एक बोले 150 लाख, एक बोले 99 लाख, सब में लाख कॉमन है। तो फिर ये बोला जा सकता है, कॉमन सेंस कोई लगाए तो, कि आप लाख मत बोलो सारे लोग, हम समझ जाएंगे। तुम बोलो 35, 48, 99। हां, अगर कोई डेटा लाख में, कोई हजार में, कोई करोड़ में, फिर तो बोलना पड़ेगा, फिर तो लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कॉमन है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों में ढंग से सुनना। जैसे देखो, मैं प्रश्न आपसे पूछूं, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि कंपनी ई का 2002 में कितने इंस्ट्रूमेंट्स बने, तो आप 50 नहीं बोल सकते। ढंग से सुन लीजिएगा, आप 50 नहीं बोल सकते। आपको क्या बोलना पड़ेगा? 50 लाख। आपको क्या बोलने का पड़ा? 50 लाख। आपने बोला सर आपने लाख क्यों बोला? अरे भाई, ये जो इन लैक्स लिखा हुआ है ना, ये कॉमन सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए। लेकिन प्रश्नों के जवाब जब दिए जाएंगे तो आपको हर ऑप्शन में या तो ऐसे लिखे 50 LAKH लाख, हिंदी में लिखे लाख, या तो 50 लाख लिखे, और नहीं तो 50 के आगे 5 जीरो लगाए, और नहीं तो केवल 50 से हमें समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है वो। लेकिन ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए है। जरा देखिए प्रश्नों पर आता हूं मैं, फिर बात करूंगा प्रश्नों से। आप
बात को समझिए, मैं आपका और मेरा एक सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं कुछ बेसिक्स को छोड़ दूंगा तो फिर तकलीफ आएगी। आज के ये जो सेशन है, इसमें आप पूरा मैं टेबल कराने वाला हूं, और टेबल में इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूं, क्योंकि होने को बहुत कुछ हो सकता है, वो हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपके एग्जाम को टारगेट करेंगे। बस देखो, दिए गए सभी वर्षों के लिए कंपनी सी द्वारा विनिर्मित उपकरणों की औसत संख्या क्या है? औसत बहुत काम आएगा। रेशो, 3 चैप्टर के नाम बताता हूं। एक तो परसेंटेज, एक रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन छोड़ो, प्रपोर्शन काम नहीं है तो रेशो कह लो केवल, लेकिन चैप्टर का पूरा नाम तो वो रेशो की बात करो। एक तो परसेंटेज, एक रेशो, और एक तीसरी चीज है एवरेज, औसत। ये 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना कहीं ना कहीं डीआई में बच्चे फंस जाएंगे। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से आने ही चाहिए। फिर साथ में आपकी कैलकुलेशंस स्ट्रांग होनी चाहिए, और मैंने आपको कैलकुलेशंस ऑलरेडी करवा रखी है। परसेंटेज और रेशो करवा रखा है। एवरेज आपके सिलेबस में लिखा नहीं था तो मैंने अभी तक नहीं करवाया, बट बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं एवरेज भी मैं आपको करा दूंगा, है ना। लेकिन अपन जो शेड्यूल बना रखा है उसको चलने देते हैं, उसके बाद में अपन एवरेज 100% करेंगे। एवरेज भी करेंगे और एज भी करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन अपन शेड्यूल को पूरा होने के बाद करेंगे। इधर देखो, अगर मैं कहूं औसत चाहिए, किसका चाहिए? सी द्वारा। बोर्ड पे देखो, आपकी पैनी नजर होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ। देखो कैसे आंसर आता है। सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ नया मिलेगा आपको और काम का मिलेगा। सी का एवरेज चाहिए, तो ये रहा सी का सभी वर्षों के लिए। तो सी बोलेगा तो मेरी नजर सी पे चल जाएगी, 2002 बोलेगा तो मेरी नजर 2002 पे चल जाएगी। मैं उधर नजर डालूंगा जिधर उसने मेरे से पूछा है। तो सी का एवरेज चाहिए। अब एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है? एवरेज का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है सम डिवाइडेड बाय एन, जिसका मैं इस्तेमाल कभी नहीं करता। एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे बच्चे एक बार ध्यान दीजिएगा पेन डाउन करके। मुझे क्या करना है, इस सी का जो भी डेटा है 6 साल में इसका औसत चाहिए। तो देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, मुझे इसका एवरेज चाहिए। तो मैं क्या करूं, या तो मैं इन सबको जोड़ दूं, और जोड़ करके क्या करूं, 6 से भाग लगा दूं, या मैं कुछ और करूं। कुछ और करते हैं एक बार। देखो, एक नजर भर देखने से इन 6 में से, बहुत ढंग से सुन लीजिएगा, एवरेज पढ़ेंगे तब तो और बात कर लेंगे, बट अभी डीआई पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सुनिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। एक नजर भर देखने से इन 6 में ऐसा कोई डेटा देख लीजिए, 6 मतलब इन 6 में दिखना नहीं चाहिए, जो आपको लगभग औसत दिखता हो। जो आप औसत माने उसकी केवल एक शर्त है, वो शर्त क्या है, वो राउंड फिगर में होना चाहिए। पहले थियरी सुन लो फिर प्रैक्टिकल करेंगे। 5, 6, 7, 8 कितने भी नंबर हैं उनका औसत चाहिए। तो हम या तो इनको जोड़ करके 5, 6, 7, 8 का भाग लगा दें जितने वो नंबर हैं, या हम क्या करें, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इनमें से कोई भी एक अंदाजे से कोई भी एक राउंड फिगर में औसत मान लेते हैं। थियरी सुनो, और इन सबको उतना उतना बना देते हैं, और उतना उतना बनाने के बाद कुछ कम है तो हम उसको माइनस कर देंगे, और ज्यादा है तो प्लस कर देंगे। वो मैं करके दिखाता हूं। और नेट रिजल्ट जैसे देखिए, इन सबको देखने से लगभग सारे 50 के आसपास है, तो मैं क्या करता हूं, इनको सबको 50 मान लेता हूं। अब 50 मानूं तो देखो ये 2 कम है और ये 2 ज्यादा, हिसाब बराबर हो गया। ये 50 ही है, ये 45 और ये 55, 5 कम और 5 ज्यादा, हिसाब बराबर हो गया। और ये 3 कम है। इन सबको 50 बनाने के बाद 3 कम पड़ रहा है। औसत की चाबी होती है बराबरी, इक्वलिटी। तो अगर आपको ज्यादा पड़ रहा है तो सब में बराबर बांट दीजिए, और कम पड़ रहा है तो बराबर रिकवर कीजिए। 3 को आप 6 सालों में रिकवर करेंगे तो 3/6 होता है आधा, यानी कि 50 में आधा कम कर लीजिए तो 49.5 लाख आंसर है। 49,50,000 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हमें कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए एक बार बोर्ड पे, यही क्वेश्चन दोबारा दिख रहा है आपको, बट एक बार मैं आपके सामने कुछ रखता हूं, कृपया सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। देखो, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसा नंबर रखूं, जैसे एक नंबर है 103, एक नंबर है 92, एक नंबर है 108, 107 कर लेते हैं वरना बराबर हो जाएंगे। एक नंबर अपन मान लेते हैं सपोज 97, और एक नंबर अपन मान लेते हैं सपोज 109, और मुझे इनका एवरेज चाहिए। एक आसान सा एग्जांपल लिया है,
मुझे इनका औसत चाहिए, एवरेज। तो मैं क्या करूं? मेरे पास में दो तरीके हैं हमेशा की तरफ। या तो मैं इन पांचों को जोड़ देता हूं, और पांचों को जोड़ करके 5 का भाग लगा देता हूं। अब पांचों को जोड़ूं और 5 का भाग लगाऊं तो डेटा बड़ा बन गया। यह औसत निकालने का सर्वाधिक गलत तरीका है। सही तरीका क्या है वो देखो। इन सबको देखने से कोई भी एक नंबर अंदाजे से ले लो जो राउंड फिगर में बनता हो, जो 1 सेकंड में दिखता हो कि जो औसत आना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपको शायद मेरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखो, एक कक्षा के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं? 50 बच्चे बैठे हुए हैं। और सबसे कहा गया कि आप ऐसा करो, अपने पास जो भी एक्स्ट्रा बुक्स रखी हुई है जो कोई काम नहीं आती आपके, उनको ले आओ, उनको बांटेंगे अपन आपस में ताकि एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाए बुक्स। सुनना ढंग से। अब क्या हुआ? 50 बच्चे, कोई बच्चा अपने घर से 4 किताब लाया, कोई 5 लाया, कोई 6 लाया, कोई 2 लाया। उन सबको इकट्ठा कर लिया और वापस इन्हीं 50 बच्चों में इनको बांटनी है। तो हमने क्या किया? बुक्स को इकट्ठा किया तो सारा ढेर लग गया, 300 किताबें हो गई। अब 300 में 50 का भाग लगाया तो क्या आया? 6 आया। सबको 6-6 दे दी किताबें। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? हमने यहीं पर सबकी टेबल पे नजर डाली और हमने देखा लगभग सबके पास 5-6 किताबें दिख रही है रफली। तो हमने कहा कि आपस में ऐसे करो, सबका टोटल मत करो, सब ऐसे मान लो एवरेज 5 आ जाए। तो ऐसे कुछ कर लो, किसी के पास 4 है तो वो उससे ले ले जिसके पास 5 से ज्यादा है, और जिसके पास 5 से ज्यादा है वो 4 वाले या 3 वाले या 2 वाले को दे दे। तो होगा क्या? अल्टीमेटली सबके पास 5-5-5 हो जाएंगी। और फिर क्या होगा? आखिरी में किसी के पास एक्स्ट्रा बच गई, ये तो बच गई, अब ये किसी को देने के लिए है नहीं, सबके पास 5 हो गई, तो वो आप मेरे को दे दो, फिर बांट लेंगे। या कम पड़ गई कि साहब सबको 5-5 कर दी थी, इन 10 बच्चों को तो 3-3 4-4 ही मिल रही है ही नहीं किसी के पास एक्स्ट्रा, तो भी देख लेंगे। तो 2 ही तो काम हो सकते हैं। अब इधर देखो, अगर मैं इन 2 कामों में देखूं तो क्या देखूंगा? एवरेज की चाबी है समानता, इक्वलिटी। अगर सबको 5-5 किताब बांटने के बाद बच गई, मान लो मैं लेकर आया और किताब नहीं कोई और चीज है मान लो, और वो 25 बच गई। अब 50 बच्चे हैं तो 25 को बांटना है मुझे, तो 25 में 50 से डिवाइड करूंगा तो सबको आधा आधा और मिलना चाहिए। और मान लो 25 शॉर्ट पड़ गई, कम पड़ गई, तो मुझे 25 कम पड़ रही है, क्या करूं? तो सबसे मैं रिकवर भी करूंगा। तो 25 कम पड़ रही है, 50 बच्चों से रिकवर करना है, तो सबको मेरे को आधा आधा लेना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं यहां इसका औसत 100 मान लेता हूं, आपको मैं सिखा रहा हूं तो एक बार थोड़ा डिटेल में बात करता हूं, वरना अपन हर क्वेश्चन में फंस जाएंगे। देखो ये समझना जरूरी है। अगर मैं इसको 100 बनाता हूं तो मैं क्या हूं? मैं मिडिएटर हूं। तो मैंने क्या किया? सबको 100-100 बनाऊंगा, जो 100 से ज्यादा है उससे छीन लूंगा और जो 100 से कम है उसको दे दूंगा। अब अगर मान लो ज्यादा मिला तो अपने पास रख लूंगा और कम पड़ा तो मैं दे दूंगा। अंत में देखूंगा मेरी जेब में क्या बचा। अगर बच गया, मैं खुद कुछ नहीं रखने वाला, ना मैं अपनी जेब से देने वाला, तो मैं क्या करूंगा? अंत में मेरे पास बच गया तो सबको बांट दूंगा बराबर से, और कम पड़ गया तो रिकवर करूंगा। कैसे? जरा देखो, अगर मैं इसको मानूं ये 100 है, तो मुझे बताओ यहां पर मैं 100 इसको बनाऊं तो मेरी जेब में कितना आ रहा है बताओ? 3 रुपया बच गया, क्योंकि मैंने 100 रख लिया, बाकी 3 ले लिया। इसको कितना कम पड़ रहा है? 8। तो ये 3 तो मेरे पास था, बट ये 8 कम पड़ रहा है। तो इस 8 में से मैं नेट रिजल्ट देखूं दोनों का, इन दोनों का नेट रिजल्ट देखो तो क्या बच रहा है? नेट रिजल्ट है मेरे पास 5 का घाटा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास तो 3 ही मिले थे ऊपर से, 8 मैंने दे दिए तो 3 तो ये दे दिया, बट 5 मेरी जेब से लग रहा है। यहां पर मुझे 7 एक्स्ट्रा मिल गया। अब 7 एक्स्ट्रा मिल गया, 5 मेरे को घाटा लग रहा था अपनी जेब का, तो मैंने 5 रिकवर किया, अभी भी 2 मेरे पास बच रहा है। यहां पर 3 का घाटा लग गया, 2 तो था, 3 का घाटा लग रहा है मेरे पास में, 2 तो मेरे पास था, अभी भी 1 का घाटा है, बट मेरे को 9 एक्स्ट्रा मिल गया। तो 9 में से मैंने 1 तो अपना कवर कर लिया, 8 मैंने अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगाया, मैंने इन सबको 100 बना दिया। मैंने इन सबको 100 बना दिया। अब मेरी जेब में क्या बच रहा है? 8। मेरे को अधिकार नहीं रखने का, क्योंकि मैं तो मिडिएटर हूं बांटने वाला। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा? इस 8 को इन्हीं 5 में डिवाइड करूंगा तो 1.6 आएगा। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 तो था ही था सबके पास, 1 दशमलव और मिलेगा तो 101.6 मेरा क्या होगा? सही आंसर होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो कभी भी आप औसत निकालें तो यह दुनिया का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। क्या तरीका? कि आप अंदाजे से कुछ भी मान लीजिए। एक बार दोबारा देखिएगा, अब मैं लिख नहीं रहा, देखो नेट रिजल्ट लिखना है। अगर ये 100 बनाऊंगा तो 3 प्लस चल रहा है, यानी कि 3 मेरी जेब में आ गया।
ये 8 माइनस है, 3 प्लस और 8 माइनस का मतलब मेरी जेब से 5 लगा हुआ है, ना तो अंत में मेरी जेब से लगना चाहिए और ना मेरी जेब में बचना चाहिए। देखो तो यहां पर क्या हुआ, 3 बच रहा था, यहां 8 कम पड़ गया, जो 8 कम पड़ा उसमें से 3 तो इधर से मिल गया, अभी भी 5 कम है, इधर 7 ज्यादा है तो 7 ज्यादा और 5 कम 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा और 3 कम तो 2 ज्यादा और 3 कम 1 कम है, 1 कम और 9 ज्यादा तो 8 ज्यादा है, जितना ज्यादा था मैंने 5 भागों में बांट दिया। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको और बताता हूं, वन मोर एग्जांपल, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो अगर मान लीजिए अपन यहां लिखते हैं स्पेस, कोई बात नहीं, सब अटेंशन, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए पहला नंबर है 103, दूसरा है 91, तीसरा है 104 और एक नंबर है सपोज 92 और एक मेरे को मिल रहा है सपोज 99 और मुझे इसका औसत चाहिए। सारे ध्यान दीजिएगा, मुझे इनका औसत चाहिए। मैंने क्या शर्त बताई, आप जो भी अज्यूम करेंगे औसत वह राउंड फिगर में होना चाहिए। मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वाकई में यह जोर देने वाली चीज है, आपको औसत निकालने के लिए टोटल करना नहीं चाहिए। अगर आप टोटल करते हैं तो फिर आप समय बर्बाद करते हैं। इधर देखो, इन सबको 100 मान लिया, एक बार बिना लिखे करेंगे फिर मैं लिख कर कराता हूं। इन सबको अगर 100 मान लिया तो अरे भाई समझा दूंगा ना, फिर क्वेश्चंस तो अभी हो ही जाएंगे, समझना जरूरी है। अगर मैंने इसको 100 माना तो इससे मैं 3 छीन लूंगा, 3 मेरी पॉकेट में है, इधर 9 कम पड़ रहा है तो 9 कम पड़ रहा है तो 3 तो था मेरे पास, अब मेरी जेब से 6 लगा हुआ है, 6 में से 4 रिकवर हुआ, अभी भी 2 मेरी जेब से लगा हुआ है, यहां 8 मेरी जेब से लगा हुआ है तो 10 मेरी जेब से लगा हुआ है और 11 मेरी जेब से लगा हुआ है। सबको 100-100 बनाने के बाद 11 का घाटा है, मैं क्यों भरूंगा, मैं तो मीडिएटर हूं ना, मैं एक्स्ट्रा रखूंगा और ना इन्हीं पांचों से लेकर इन्हीं पांचों में बांटना है, तभी तो औसत आएगा। अब मेरे को 11 कम पड़ रहा है, कितने लोगों से, 5 लोगों से, तो 2.2, 11 में 5 का भाग लगे क्या आएगा 2.2। मुझे इन सबसे रिकवर करना है तो सही आंसर क्या होगा, 100 में से सबसे मुझे 2.2 रिकवर करना पड़ेगा, तो 97.8 मेरा क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। तो जरा देखो मैंने क्या किया, यहां पर क्या हो रहा था, 3 ज्यादा आ रहा था तो नेट रिजल्ट भी क्या हो रहा है 3 प्लस का, यहां क्या हो रहा है 9 कम पड़ रहा है तो नेट रिजल्ट क्या है, मेरी जेब से 6 लगे हुए हैं। यहां क्या हो रहा है 4 ज्यादा हो रहा है, 6 मेरी जेब से लग रहे थे, 4 मिल गए तो भी 2 मेरी जेब से लग रहे हैं। यहां क्या हो रहा है 8 जेब से लग रहे हैं तो टोटल क्या हो गए 10 जेब से लग रहे हैं, और यहां 1 जेब से लग रहा है तो टोटल क्या हो रहा है 11 जेब से लग रहे हैं। अगर बचेगा तो बांट दूंगा, कम पड़ेगा तो रिकवर कर लूंगा, लेकिन औसत की चाबी यही है, समानता, इक्वलिटी, बराबरी, तो बराबरी से इस काम को करना पड़ेगा। अब फटाफट क्वेश्चंस पे आइए, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए मेरे साथ। सी का औसत चाहिए, देखो सी का औसत चाहिए। अब ये नजर पर देखो, आपको क्या दिख रहा है 50 औसत मान लिया, तो ये 50 2 कम पड़ रहा है, ये 2 ज्यादा पड़ रहा है, हिसाब बराबर कर लिया इन लोगों ने आपस में, 2 किताब इसने दे दी तो दोनों 50, ये तो 50 ही था, ये 5 कम है, ये 5 ज्यादा, इन्होंने हिसाब बराबर कर लिया और ये 3 कम हो गया, यानी सबको सी में सबको 50 बनाने के बाद 3 की शॉर्टेज आ गई, और 3 को कितनों से रिकवर करना पड़ेगा 6, तो हर किसी से कितना रिकवर करना पड़ेगा 0.5, तो असल में आंसर 50 नहीं माइनस 0.5 करना पड़ेगा। 49.5 मत लिख देना, 49.5 लाख है, लैक्स, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको ये 0 दिखेगा। अगर ये केवल 49.5 लिखेगा तो या तो आगे ऐसे लिखे लाख तो सही माना जाएगा, इतना नहीं माना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के लिए था वो लैक्स, इसके लिए नहीं। उम्मीद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, समय लग रहा है मुझे मालूम है, बट ये जरूरी है, आगे फटाफट कर लेंगे। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2004 में, सुनो, इसने 2004 कहा, प्रश्न पढ़ने के बाद नहीं करते, प्रश्न पढ़ने के साथ करते हैं, तो उसने 2004 कहा, मेरी नजर चली गई 2004 पर। 2004 में ई द्वारा विनिर्मित उपकरणों की संख्या, तो 2004 में ई द्वारा कितना है बताइए 56। अब देखो मैंने पूरी कोशिश की है, अब लैंग्वेज तो दोनों लेनी थी, इससे ज्यादा स्पेस मिल नहीं पा रहा, आगे स्पेस खाली शीट भले ही है बट अभी अपन को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। तो ई द्वारा विनिर्मित उपकरणों की संख्या वर्ष 2004 में सभी कंपनियों द्वारा विनिर्मित उपकरणों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो 2004 में देखो किसी कंपनी का टोटल चाहिए तो होगा वो कैसा, वर्टिकल कॉलम की तरह से, और किसी साल का टोटल चाहिए तो होगा इस तरह से। तो आपको क्या कहा गया, अपन अगले पेज पर ले लेते हैं कि 2004 में ई का जो था, तो 2004 में ई का कितना था 56, लिखने की स्पेस नहीं है ना वहां पर, और अब उसको क्या चाहिए 2004 के टोटल, तो आपको क्या लगता है ये वाला चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए,
इसका सबका टोटल चाहिए। तो आप जरा मेरे साथ चलिएगा, बहुत आसानी से काम करते हैं। देखो 8, 14, 17, 23, 31, 3 की अगर मैं बात करूं तो देखो 7, 10, 15, 19, 24, 28, ये 281 आ रहा है। इसका टोटल किया अभी मैंने, तो ये कितना रहा 281। 56, 281 का कितना प्रतिशत है? सवाल पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया? लगभग। लगभग का मतलब क्या है? सारे बच्चे ध्यान देंगे, लगभग का मतलब क्या है? कि आपको एक्यूरेट करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, आपको एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए, बल्कि आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, यानी इनमें से बेस्ट चाहिए। और लगभग कभी पूछा जाता है तो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस होते भी नहीं है। देखो अब यहां पर 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर देना है। 1 सेकंड में आंसर दे सकता हूं सी, विद इन ए सेकंड ओनली। क्यों? एक बात बताइए, आपको पहले दिन से सिखा रहा हूं, क्या किसी भी संख्या का 10%, किसी भी संख्या का 10% और किसी भी संख्या का 1%, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी संख्या का 10% और किसी भी संख्या का 1%, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, पूरी कैलकुलेशन क्यों करेंगे हम? क्या 281 का आपको 10% दिख रहा है? इधर लिखते हैं 281, मेरे को जवाब चाहिएगा कि 281 का 10% कितना होता है? क्या 28.1 होता है? 28 का दुगना करना जरा, 56.2। अगर ये 56.2 होता तो क्या होता? एक्यूरेट 20%। और आपको सिर्फ ये कहा लगभग कितना होगा, तो लगभग 20 के आसपास होगा। यह बात आपको समझनी चाहिए कि 281 अपने आप में 100% है। एक तो यह बहुत काम आना चाहिए, किसी भी संख्या का 10% और एक किसी भी संख्या का 1%। 10% की मदद से हम राउंड ऑफ करते हैं और 1% की मदद से एडजस्ट करते हैं। तो हर 1% का मतलब है 2.81, और 56 की बात केवल 0.2 हो रहा है, तो 0.2 से 20 का 21 तो होने वाला है नहीं, और दूसरी बात 21 ऑप्शन में है भी नहीं। तो हमारे को बेस्ट ऑप्शन देखो 23 तो हो नहीं सकता, 25 और 16 भी नहीं हो सकता, 28 का दुगना 56। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, क्या 2 गुजारिश है। पहली तो ये कि आप इस पर मत जाओ कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, आप हमेशा इस पर जाओ कि ऑप्शन बेटर क्या होगा, क्योंकि अगर 3 ऑप्शन कट जाते हैं और चौथा जल्दी से दिख जाता है तो फिर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात ये, आप नोट्स बनाओ और एक एक चीज को बहुत अच्छे से लिखो। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ये आपके करियर का सवाल है। और आप देखो ये एक ऐसी चेन है, आप समझते हैं चेन रूल क्या होता है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप समझो कि इतना इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी देखो मैं क्लासेस ले रहा हूं और मैं इतना सेटिस्फाइड हूं कि बहुत सारे बच्चे जिनको मजा आ रहा है वो अपने आप शेयर कर रहे हैं, तो चेन से अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं महज, अभी देखो ये 53वां सेशन था, 53 नहीं 50वां सेशन, आज 50th सेशन है। रीजनिंग में 53 54 हो चुके हैं, तो 54 दिन ही तो हुए, बट लगभग लगभग 40,000 के आसपास 39,000 समथिंग सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। क्यों? चेन सिस्टम है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपका सारी जिंदगी का चेन इस नौकरी पे डिपेंड करता है, सारा चेन डिपेंड करता है। इस नौकरी से मिलने से क्या होगा? जिंदगी 1 से 2 होगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, सारे समझ पा रहे हो आप? सब चीजें चलेंगी। आप देखो, आप मैच्योर हो, मैं आपसे बिल्कुल खुलकर बात करूं, आपकी अगर एक अच्छी नौकरी होती है तो सोसाइटी में आपकी इज्जत जबरदस्त बढ़ जाती है। आपको मैरिज के लिए ऑप्शंस अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हर कोई जो पेरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि लड़का या लड़की जो है वो सेटल्ड होना चाहिए, उनकी नजर में उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। आपको आगे तक जिंदगी में हर चीज अच्छी मिलती चली जाती है। आप अपना घर लें, अपनी गाड़ी लें, अपनी तरक्की करें, हर चीज प्रभावित होगी आपकी इस नौकरी से। जैसे हम समझते हैं ना कि कोई भूकंप आता है तो उसका एपिसेंटर क्या है, केंद्र में क्या है, ऐसे आपकी जिंदगी के केंद्र में, आपके लाइफ के केंद्र में क्या है? ये नौकरी है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे किसी की तबीयत खराब हो, चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई और बात हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये बिल्कुल हो जाना चाहिए डिटरमाइंड कि आपको तो कैसे तैसे जैसे नौकरी लेनी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, घर की तरह से कई बार ऐसा हुआ कि मेरे सर में जबरदस्त दर्द है, मेरी तबीयत खराब है और मेरे को कुछ क्लोज रिलेटिव के जाना पड़ा, कुछ काम है, लेकिन मैंने डिटरमाइन आपको कर रखा है क्लास लेनी है,
तो बिल्कुल खतरनाक सर दर्द में भी मैंने क्लासेस ली हैं। अगर मैं बात करूं क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट कर रखा है, तो कमिटमेंट कर रखा है और अपन अगर जिंदा है तो क्लास लेंगे। तो आपका कमिटमेंट सिर्फ ये होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आपको नौकरी लेनी ही लेनी है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, जब आप कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं ना, उसके लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हर चीज की कम से कम कोई भी चीज को जो आउटपुट मिलता है शुरुआत सोचने से होती है कि नहीं। अगर आप ऐसा सोच ले, मैंने आपको एक राय दी थी कि रोजाना एक मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर। ये अब समय इतना ही बचा आपके पास। अब आप ये कसम खा लो अगर कि जिस दिन मैंने मॉक टेस्ट, अरे मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? हू बहू वैसा पेपर करो, उसका एनालिसिस करो, और आप ऐसा कसम खाओ कि जिस दिन मैंने मॉक टेस्ट नहीं किया उस दिन शाम का खाना मेरा डिनर नहीं होगा। फिर देखो आपका सिलेक्शन कौन रोकता है, किसमें इतनी ताकत है। लेकिन आप में कम से कम इतना जोश तो होना चाहिए। जोश ऐसा ना हो जो सोडा वाटर जैसा होता है, उसमें उफान जितना जल्दी आता है उतनी जल्दी वो ठंडा पड़ जाता है। ना ना जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो बहुत जोशीला इंसान हूं, बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूं, और मुझे लगता है कि वाइब्रेशंस काम करती हैं। मेरे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे ही चाहिए केवल, जो वाकई में पढ़ाई करते हो, जिनको अपने जीवन से प्यार है, जो बहुत सीरियस है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स ही चाहता हूं, मुझे भीड़ चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए ऐसे लोग जो क्वालिटी के हों। क्वालिटी से ये फर्क नहीं पड़ता आपको कितना आता है, सिर्फ क्वालिटी का मतलब है कि आप में कितनी सीरियसनेस है अपने प्रति। चलिए अपन आगे बात करते हैं। ये तो चीजें अभी कभी कभी ऐसे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या दीजिए? 20%। तीसरे क्वेश्चन पे आइएगा। मुझे क्या है, कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब स्टूडेंट्स ये समझते ही नहीं है कि वो अपने करियर को किस तरह से ले रहे हैं, इतना हल्का कैसे ले रहे हैं जीवन को, है ना। अपन कभी फुर्सत में कभी सेशन ही लेंगे इस चीज के लिए, तब अपन क्लास नहीं करेंगे, है ना, वरना दोनों चीज मिक्स नहीं होती। जैसे एक छोटी सी चीज होती ना, हम एक कार खरीदते, एक टू व्हीलर खरीदते हैं, है ना, कभी उसमें पेट्रोल की जगह कुछ और डाल सकते हैं क्या? कि चलो आज तो अपन पानी डाल देते, कभी नहीं। लेकिन हम देखो, हमारी इतनी बड़ी मशीन है, ये शरीर इतना बड़ा मशीन है, हमारे इस दिमाग में पता नहीं कितना कचरा डालते हैं हम, कितना कचरा हम पेट में भी डालते हैं। तो ये मशीन ढंग से कैसे काम करेगी? इसलिए इसमें डालिए आप पेट्रोल, कौन सा वाला? पॉजिटिविटी का, मेहनत वाला, एनर्जी वाला। फिर देखो क्या चमत्कार होते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आप वाकई में सही दिशा में चलो तो। अब ये प्रश्न भी कर सकते हो। देखो, दिए गए सभी वर्षों के लिए तो वर्ष में नजर चली जाएगी, मिलकर कंपनी ए द्वारा विनिर्मित उपकरणों की कुल संख्या। अब आगे जो बोला होगा वो तो देख लेंगे, बट इसको ए का टोटल तो चाहिए ना, तो पहले वो कर लेते हैं। ए का टोटल जरा करिए मेरे साथ साथ। 5, 13, 22। देखो थोड़ा कोशिश कीजिएगा जोड़ने में, आप कॉन्सेंट्रेट करें। और मैंने जब आपको सिंप्लीफिकेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया था, तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, आप उनको अटेंड कीजिए, आपको जोड़ने घटाने में भी आपको हेल्प मिलेगी। ए का अगर टोटल चाहिए तो जरा देखिए, 5, 13, 22, 28, 30। अगर मैं 3 की बात करूं तो देखो ये 4, 5, 20, 25, 28, ये 280 आ रहा है। इसका टोटल 280। आगे बढ़ते हैं। उपकरणों की कुल संख्या, कंपनी एफ द्वारा विनिर्मित उपकरणों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? एफ का भी टोटल चाहिएगा। तो जरा देखिए, 9, 14, 22, 26, 28 और 2 की बात करूं तो ये क्या है? 16, 18, 28, 228। देखिए मैंने क्या बोला, 4 चौक 16, 2 मेरे पास कह रही था 18 और ये 10, 28। ये प्रैक्टिस करेंगे सारा हो जाएगा। तो उसको क्या चाहिए? ए का टोटल एफ के टोटल का कितना है? ए का टोटल क्या है अभी? 280। एफ का टोटल कितना है? 288 का कितना है? अब जो मैं कहना चाहता हूं उस पर ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, पूरा अटेंशन दीजिएगा। देखो यहां पर सवाल में लगभग बोला गया है, तो 280 288 का कितना है? तो यहां केवल 8 का फर्क है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं ए आंसर आएगा। गारंटी से क्यों कह सकता हूं? एक बार बोर्ड पे देखो, मैं जो कहना चाहता हूं सब बच्चे समझेंगे अच्छे से। 280 288 का कितना प्रतिशत है? मैं एक बार आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप 2 मिनट लगेंगे, ढंग से समझना। एक मेरे को खाली शीट चाहिए, मैंने यहां रखी नहीं तो यहां रख लेते हैं। देखो 1-2 क्वेश्चन के आगे सारे बच्चे ध्यान देंगे 5 मिनट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम करो, सीखो तो सही। देखो
मैं आपको कुछ रखता हूं बोर्ड पे, सब बच्चे समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 648 1600 का कितना प्रतिशत है। मैं एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, बहुत ज्यादा अच्छा। देखो, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिएगा। अगर कोई पूछे कि 400, पहले आसान बताता हूं, 400 1000 का कितना प्रतिशत है? 400 40% है, इसीलिए तो आसान लिया। मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या इस 400 को मैं 100 + 300 बोलूं तो चलेगा क्या? चलेगा ना? तो आप एक बार 100 को अलग निकालो। 100 1000 का कितना परसेंट है? 10%। 300 कितना है? 30%। अब आपने कहा सर ऐसा क्यों किया? बिल्कुल करना नहीं है गलती से भी, क्योंकि ये तो दिख ही रहा था। लेकिन ये जो आसान सा दिख रहा था, जब इसमें हो सकता है तो इसमें भी हो सकता है, और ये बिल्कुल नहीं भी आसान है, टफ में भी हो सकता है। अब देखो, इसका 10%, मैंने आपको शुरू से कहा किसी भी नंबर का 10% मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 10% कितना होगा? 160। 10% कितना होगा? 160। 160 का 16 4 64। मुझे बताइए, ये जो 648 है, इसको क्या मैं 640 + 8 बोल सकता हूं? हां, 16 4 64, तो ये तो पक्का पक्का 40% है। देखो, यहां मैं कहूं तो 1600 जो है बेस है, वो अपने आप में 100% है। 160 अपने आप में 10% है। 16 अपने आप में क्या है? 1% है। और हर एक अपने आप में 1/16% है या नहीं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं कहूं तो ये जो 16 अगर अपने आप में 1% है, तो 8 अपने आप में आधा प्रतिशत है, तो मैं कहूंगा 40 दशमलव क्या बताइए 5%। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? किसी भी चीज को तोड़कर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर 648 की जगह अगर मान लो 600 सपोज कितना होता? 43 होता। तो 643 अगर होता 1600 का, तो मैं कहता 640 तो हो गया 40%, बचा 3, तो हर एक का मतलब 1/16 होता है, तो ये हो गया 3/16, और जोड़कर बोल दूंगा 40 सही 3/16, और अगर डेसिमल्स में है तो फिर इसको सॉल्व कर लूंगा। तो आप किसी भी चीज का किसी भी चीज से अगर प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप एग्जैक्ट मत निकाल। अब देखो यहां सुनो, ये 280 288 का कितना परसेंट है? तो 280 देखना बहुत आसान है, या खुद 288 देखना। अगर ये 288 होता इसकी जगह, तो मैं बोलता ये 100% है। बताइए है या नहीं? कितना कम है ये? असल में 8 कम है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, इस 288 का 1% कितना है? 2.88, लगभग 3 के आसपास। क्योंकि लगभग ही तो पूछा उसने, तो एग्जैक्ट क्यों निकाले? तो 8 कितना है? लगभग 3% के आसपास। क्योंकि 3 3 9 होता, ये 8 है, लेकिन 9 भी तो नहीं होता, 0.36 कम होता लगभग। तो ये लगभग 97% आएगा। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो क्या 92 हो सकता है? इतना नीचे तो जाएगा नहीं। 90 और भी नीचे है, 87 और भी नीचे। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 97। प्रश्न संख्या 4 पर आइए। 2005 में बी द्वारा विनिर्मित उपकरणों की संख्या, 2005 में जाओ, बी का है 37। बी द्वारा सभी वर्षों में विनिर्मित उपकरणों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो बी का मेरे को टोटल चाहिए। मेरे साथ चलिए सभी लोग, 7 13 20 28 2 ये सारे 3 है, 18 और 2 20, 208 टोटल आ रहा है। यानी 37 208 का कितना परसेंट है? ये स्पेस हमने काम ले ली, कोई बात नहीं। 37 किसका बताइए? 208 का कितना परसेंट है? आप मेरे को एक बात बताइए, सवाल में फिर से लगभग दिख रहा है, तो अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो 20 16 14 18, 18 के अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता अगर देखा जाए तो। क्यों? फिर वही बात, देखो अपन आगे स्पेस अपन को यहां मिल पा रहा है। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। 37 देख रहा था वो 208 पर। 37 किस पर देख रहा था? 208 पर, ऐसा ही था ना। और ऑप्शंस क्या थे? 37 208 पर, 14 16 18 20, ये ऑप्शंस थे। 4 ऑप्शंस थे क्या? 14 16 18 और 20, इन चारों में से कोई आंसर है? मुझे एक बात बताइए, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। ये 37 है, इस 208 का 10% होता है 20.8। 20.8 हो सकता है, या इसको राउंड फिगर में आप 21 बोल सकते हो। क्योंकि राउंड फिगर क्यों बोल रहा हूं? क्यों लगभग पूछ रहे हैं ना वो। 21 का दुगना कितना होता है? 42। और वैसे कहूं तो 41.6 इसका दुगना। अगर ये 41.6 होता तो एग्जैक्ट 20% आता, बट ये 37 और इसमें लगभग 5 का अंतर है, और इसका 1% 2 समथिंग है,
तो 2 का दुगना 4 समथिंग है, यानी कि ये जो 37 है ये 208 के 20% से लगभग 2% कम है। अच्छा चलो एक बात हो, क्या 14 आ सकता है? नहीं। क्यों? 10%, 21 मान लो, 20 मान लो, उसका आधा 10 मान लो, तो 15% ही 30 के आसपास है, 30 से बहुत ऊपर है, 14 नहीं आ सकता। 16 की बात करूं तो 16 में भी 30 31 से थोड़ा ऊपर आएगा, ये कम पड़ेगा। 20 में तो 40 41 की 41 42 होना चाहिए था, वो नहीं बनेगा। तो आंसर सिर्फ क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि आप एग्जैक्ट आंसर मत निकालिए, इनमें से बेस्ट ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसका 5वां सवाल, सभी कंपनी द्वारा मिलकर वर्ष 2007 और 2006 में विनिर्मित उपकरणों की कुल संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? 7 और 6 का टोटल चाहिए। टोटल अगर कंपनी वाइज चाहिए तो वर्टिकल चाहिए, और ईयर वाइज चाहिए तो हॉरिजेंटल चाहिए। 2007 सबसे नीचे, तो इसका टोटल करते हैं 10 17 18 20, 2 आप हासिल ले लीजिएगा, और 2 7 10, और ये क्या है 18 28, ये 280 आ रहा है, ये 280 आ रहा है। और दूसरा साल 2006 इसके सर पर ही है, देखिए 6 11 15 कैरी 1 रख लीजिएगा, 5 8, और ये पूरा 20 हो रहा है 28, 285। तो 280 और 285, 56 और 57 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 56 और 57 ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चे ध्यान देंगे, कुछ बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहली बात, कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। 2007 और 2006 का अनुपात पूछा गया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो साल पहले उसको पहले और बाद 2006 और 7 ज्यादा आता है, तो 2006 और 7 आता तो फिर आंसर ऑप्शन क्या होता? 57 और 56, क्योंकि 2006 में तो 285 है। 2006 में मैं आगे लिख देता हूं, 2006 में 285 है और 2007 में 280 है। अगर मैं 5 से काटता हूं तो यह बनता है 57 और यह बनता है 56। लेकिन उसने 2006 का 2007 से नहीं पूछा, उसने 2006 का 2007 से नहीं पूछा, 2007 का 2006 से पूछा। 7 का 6 से पूछा तो 56 पहले आएगा और 57 बाद में आएगा। तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। जरा सी चूक हुई नहीं कि गलत ऑप्शन तैयार बैठा हुआ है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आगे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 से 10 का एक लॉट है, अपन इस लॉट को करेंगे। आपके पिछले साल के एग्जाम में इस तरह का पूरा लॉट आया हुआ है 3 क्वेश्चंस का, जो मैं अभी आपको लेने वाला हूं सेम। और ये टेबल के बहुत अच्छे प्रश्नों में से एक है। टेबल के प्रश्न तो अभी बहुत सारे मैंने इसमें रख रखे, सारे तो हो नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताऊं, एक एक सेशन में एक एक पार्ट करा लेता हूं। कल मैंने कराया था आपको लाइन चार्ट, आज हम टेबल का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। फिर आगे हम अगली बार कोई भी चीज लेंगे, जैसे पाई चार्ट ले सकते हैं या बार चार्ट ले सकते हैं। एक एक करके 4 सेशन बनाते हैं और उसके बाद एक सेशन और करते हैं, इसमें सबको मर्ज कर देते हैं, जो भी कुछ बच रहा है। जरा बोर्ड पे देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? ये सब नहीं पढ़ना, पहले इस पर ध्यान देना है। ये कुछ सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। विषय, क्या विषय है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सोशल स्टडीज, साइंस विज्ञान और ज्योग्राफी, भूगोल। ये मार्क्स आए हैं, और ये बढ़िया प्रश्न, क्योंकि मार्क्स अलग अलग में से हैं। ये 100 में से है, ये 50 में से, ये 150, 125, 150, 50। और ये स्टूडेंट्स के नाम है, भव्य, पंकज, तनिष, आर्नव, अंशुल और देवांग। ये एक बहुत 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 अच्छा प्रश्न है, और आपके एग्जाम में आप उठा के देखिएगा, पिछले जो पेपर था आपका एनटीपीसी का, उसमें इसी तरह के पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर 3 क्वेश्चन है, जिनमें मार्क्स भी अलग अलग है, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। लगभग ऐसा ही प्रश्न जो आपके सामने है। और इस 6 से 10 में मैं आपको इसकी सारी बारीकियां, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। देखो ये क्या दे रखा है, 6 विषय ये रहे, 6 विषयों में अधिकतम मार्क्स। लेकिन एक खास बात क्या है, ये अंक नहीं है, ये अंकों का प्रतिशत है। एक बात बताओ मेरे को, ज्योग्राफी का पेपर कितने नंबर का है? 50 नंबर का। ये भव्य के ये क्या दे रखा है ज्योग्राफी में? 68। क्या 50 में से 68 नंबर आ सकते हैं? ना, क्योंकि 50 में से 68 तो आ ही नहीं सकते। 50 में से 50 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ये 68 मार्क्स नहीं है, ये मार्क्स नहीं बल्कि परसेंटेज है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये आपके 6 विषय, 6 बच्चे, इनके परसेंटेज मार्क्स। देखो पहला प्रश्न, भव्या को सभी विषयों में मिलाकर कितने अंक मिले? ये रहा भव्य, इसको सारे विषयों में कितने अंक मिले, इसको अगले पेज पर समझते हैं हम बारीकी से। देखो सब बच्चे ध्यान से समझिएगा।
ये प्रश्न के लिए मैंने इसीलिए तो उसको अलग से ले रखा था कि अपन को स्पेस तो मिले, वरना कैसे समझाऊं। भव्य के सारे विषयों में मिलाकर कितने मार्क्स मिले? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनना, ढंग से समझना। देखो, भव्य की अगर मैं मार्क्स की बात करूं, पहला विषय हिंदी, तो हिंदी में इसको 100 में से, बहुत ढंग से सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। परसेंटेज को यहां पर अप्लाई करेंगे तो, अब परसेंटेज तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। देखो, हिंदी में इसके कितने परसेंट मार्क्स हैं? 98। दो एंगल से बताऊंगा, एक गलत और एक सही, दोनों बताना जरूरी है। तो भव्य के हिंदी में कितने मार्क्स हैं? भव्य के हिंदी में 98 मार्क्स हैं। क्यों? क्योंकि 98% 100 में से। हम गणित में किसी भी आंकड़े को 100 इसीलिए तो मानते हैं ताकि 100 पर जो रिजल्ट निकल कर आ जाए वो प्रतिशत में भी उतना ही हो जाए। तो भव्य के हिंदी में 98% मार्क्स हैं, यानी 100 का 98% 90 होता है। इंग्लिश, अब ढंग से समझिएगा, इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का है? 50 नंबर का, और इसके 88% मार्क्स हैं। तो 50 का 88% अगर मैं यहां लिखना चाहूं, जरा देखिए, यहां तो अपन फाइनल लिख लेंगे, 50 का 88%, गलत तरीका पहले सुन लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। 50 का 88% ऐसे निकलते हैं, 50 मल्टीप्लाई 88/100, ये दो बार कट गया और मार्क्स कितना है? 44। अब सही तरीका सुनो, सही तरीका सुनोगे तो आपको मजा आएगा और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत करके छांट के क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि डीआई का तो अंत ही नहीं है। मेरे पास मोटी सी किताब है मेरी खुद की बनाई हुई, उसमें से वो छांटे हैं क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के काम के हैं, जो पैटर्न आपसे आ रहा है या आ सकता है, या जिनमें बेसिक्स तो कम से कम कवर होते हो। इधर देखो, ढंग से सुनना, मैं जो आपसे बोलता हूं उस पर फोकस करो। अगर यहां 50 की जगह 100 लिखा होता तो क्या होता? ये जवाब चाहिए मेरे को। ये जो मेरे 2 मिनट आ रहे हैं ना अभी, सारे काम छोड़ दो, पेन डाउन, और मेरे एक एक शब्द को ढंग से सुनो। आपको कुछ नहीं लिखना, सब आंसर यहां आ जाएंगे बिना लिखे। देखो, मुझे ही बताओ, अगर यहां इंग्लिश में 50 की जगह 100 लिखा होता तो क्या होता? तो यह होता साहब कि 100 का 88% और 100 का 88%, 88 हो जाता। ऐसा ही तो होता। तो सुनो, यहां 100 नहीं होता तो यह आ जाता। ये क्या लिखा है? 100 का आधा। ये क्या लिखा है? 100 का आधा, तो इसका भी आधा कर लो ना। अगर यहां पर ये सारे विषय 100 होते, ढंग से सुनिए, अगर एक पेज लेते हैं अपन समझने के लिए, ये 100 नंबर, ये 100 नंबर, ये 100 नंबर, ये 100 नंबर, और इस बच्चे के यहां पर मार्क्स है 88%, यहां पर है 42%, यहां पर है 58%, यहां पर है 92%, और यहां पर है 98%। परसेंटेज है ये। अगर मैं बात करूं तो क्या होता? अरे जितने परसेंटेज है उतने मार्क्स आ जाते। लेकिन ढंग से समझो, इसमें समझ लो, उसमें फिर अप्लाई करना। कल को अगर यहां पर ये 50 होता तो क्या होता? अरे ये 100 होता तब 42% 42 होता, तो इसने 100 का आधा कर दिया 50, तो मैं भी 42 का आधा करूंगा 21। ये आ गया मेरा आंसर। क्यों? अरे भाई, आपने जब 100 का आधा कर दिया, मैं 100 के समकक्ष देख रहा हूं तो परसेंटेज ये बनती है। बट ये 100 नहीं है असल में, ये तो डमी है, गलत लिखा है, 50 है। अगर ये 50 है मतलब 100 के सापेक्ष ये जितना है वो सही है। अब 100 से जिनका ये चेंज होगा वही चेंज आप कर लो। अगर ये 100 से आधा तो आधा। अच्छा चलो इधर देखो, सारे बच्चे समझेंगे। कल को मान लो कि ये 150 होता, ढंग से समझिए, 150 होता और ये 200 होता। सपोज एक बार के लिए, अगर मान लीजिए ये 150 है, तो फिर क्या? अगर ये 100 होता, अगर ये 100 होता तो 58 आता कि नहीं आता? बताइए। तो 100, लेकिन तो 150 है, तो 150 को क्या बोल सकता हूं मैं? क्या मैं 150 को ये बोल सकता हूं 100 + 50? हाँ भाई, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो 100 पर तो 58 हो ही गया, और 100 के आधे पर 58 का भी क्या होगा बताओ? आधा होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो मैं कहूंगा 87 मार्क्स। ये 200 है, अगर 100 होता तो 92 ठीक था। अब ये 100 का दुगना तो इसका भी दुगना करो तो क्या होगा? 184। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हर चीज वैसे ही चलेगी। कैसे चलेगी? जैसे आप 100 मान लो। अब मान लो ये 125 होता, सब समझेंगे, ढंग से समझिए। 125 होता, एक बार मैं इसको 96 कर देता हूं ताकि राउंड फिगर ही आए, एक बार समझाना आसान हो। अगर 125 होता तो क्या होता? 100 + 25। अगर ये 100 का आधा है तो उसको आधा करना है, 100 का चौथा है तो उसको चौथा ही करना है, ये 100 का 80% है उसको 80% करना है। तो अगर ये 100% है तो 96 और 25% चौथा है तो 96 चौथा क्या होगा बताओ? 24, यानी 120 आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो आप क्या कीजिएगा, सारे बेस को, अब अगर इस प्रश्न के अंदर सारे बेस सब 100 होते तो फिर सीखने में बचा क्या था? फिर तो जितना परसेंटेज है वो बोल दो मार्क्स ही हो गया। फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल 0 नंबर है, 0 लेवल का है, सेंस ही नहीं बनता। आपके एग्जाम में आ रहा है तो मेरे को कराना बनता है। देखो अब मैं आऊं इस क्वेश्चन पे, आ जाओ मेरे साथ। देखो भव्य के मार्क्स चाहिए, अब मार्क्स निकालेंगे हम।
हिंदी में कितने मार्क्स है? 98। अगला विषय इंग्लिश। देखो आप तो इन सबको 100 बनाओ एक बार, क्या हो जाएगा? जो लिखा है वही मार्क्स है। फिर देखो ये 100 नहीं, आधा है, ये आधा है तो आधा करो। 88 का आधा कितना होगा? 44। बताइए इसके 44 मार्क्स होंगे कि नहीं होंगे? इधर आओ मैथ्स। मैथ्स में क्या है? 150। तो 150 का मतलब मैं क्या समझू उसको? 100 + 50। टेबल पे अपन कर सकते हैं अभी सीखने के लिए, क्योंकि ये टेबल अगले क्वेश्चन में अगली फिर मिल जाएगी। 100 अगर होता तो 84 सही था, बट ये 50 और है तो 84 तो आएगा। 84 का आधा कितना होता है? 42। ये भी तो जुड़ेगा, मुझे बताइए। तो इसके मार्क्स कितने हुए? 126, 126। बजाय इस बात के कि आप ये निकालो 150 का 84%, ये ज्यादा आसान है कि 100 मानकर, ये तो 100 का तो ये लिखा है जो हो ही गया, ये 100 से आधा और है तो उसको आधा और कर लो, ये 100 से चौथाया और है तो चौथाया कर लो, ये 100 नहीं है ही आधा तो आधा कर लो, ये 125। तो 100 + 25, 100 + 25 समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो 100 के हिसाब से तो 88 हो गया, और 1/4 और चाहिए। 88 का 1/4 कितना होता है? 22। तो कितने मार्क्स हो गए? 110। इधर बात करूं तो ये 100 का आधा और है, तो 64 का आधा कितना होता है? 32। कितने मार्क्स हो गए? 96। और यहां मैं बात करूं तो ये आधा है, तो इसका आधा कितना होता है? 34, 34। और अगर मैं इन सबको जोड़ दूं 10, 16, 20, 28, 11, 15, 17, 18, 27, 30, 3, 5, 508 टोटल आ रहा है। 508। तो भव्या के जो टोटल मार्क्स हैं, भव्या के टोटल मार्क्स, ये ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा, 508। ये बहुत ही शानदार प्रश्न था, जरूरी था। तो आपको अगर कभी भी कोई भी चीज निकालनी हो तो सारी चीजों का बेस अगर एक जैसा बना लें तो हमें सिर्फ एडजस्टमेंट करना रह जाता है। एक आखिरी बार 10 सेकंड देखो, अगर इन सबको 100 बनाए तो जो लिखा है वही हो जाएगा। 100 का आधा तो आधा कर दो, 100 में आधा और है, 50 एक्स्ट्रा है तो जो है उसमें आधा और जोड़ लो। 100 में 25 तो जो है उसमें 25% मतलब 1/4 और जोड़ लो। 150 तो जो है उसमें आधा जोड़ दो, ये है ही आधा तो आधा कर लो, है ना? यानी मैं एक लाइन में कहूं तो क्या कह सकता हूं? ये जैसे 100 के सापेक्ष चल रहे हैं वैसे इन सबको चला दो। ये अगर 100 का 1.5 गुना, इनको 1.5 गुना कर दो। 100 का 1.25 गुना, इनको 1.25 गुना कर दो। ये 100 का आधा, सबको आधा कर दो। ये 100 का 80%, कल को 80 लिखा होता, 100 का 80%, इनको 80% कर दो। लेकिन अब इनमें क्या है? सारे बेस अलग अलग हैं, तो सबको एक जैसा नहीं कर सकते ना। जो जैसे चल रहा है 100 के सापेक्ष वैसे ही करना पड़ेगा। क्या करें? होता तो ऐसा ही है जैसा एग्जाम में पूछता है। प्रश्न संख्या 7 पर आओ। सभी छात्रों को मिलाकर भूगोल में औसत कितने अंक मिले? ज्योग्राफी में औसत अंक कितने मिले? अब अगले पेज पे कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी इरा, तो ज्योग्राफी का औसत चाहिए इसको। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे, आपको इन 6 बच्चों का ज्योग्राफी का औसत चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, टाइम की कद्र कीजिए। आप पूरे सेशन को देखिए, मैं भी तो दे रहा हूं आपको सेशन मेहनत करके। केवल ये लॉट कंप्लीट करेंगे 10 क्वेश्चन तक का, ये वाला बस इतना करेंगे। इसमें आपको 8-10 मिनट अभी और लगेंगे, क्योंकि मेरे को सारी बातें बतानी पड़ेंगी। देखो आपको ज्योग्राफी का औसत चाहिए, तो औसत निकालने का 2 तरीका, 3 तरीका बल्कि। पहला तरीका, तीनों बताता हूं। पहला, आप क्या करो, सारे बच्चों के ज्योग्राफी मार्क्स निकाल लो। तो सारे बच्चों के ज्योग्राफी मार्क्स निकालते हैं। सुनो, अगर ये क्या है, ये सब परसेंटेज है। अगर ये 100 के सापेक्ष, अभी तो समझाया था, 100 के सापेक्ष अगर मैं यहां बात करूं तो ये 50 है, और 50 का मतलब है 100 का आधा, तो इन सबके मार्क्स आधे कर दीजिए। तो आप देखिए भव्य के ज्योग्राफी में कितने मार्क्स हैं? 34। क्यों? लास्ट में देखो 68 का आधा, आधा क्यों करूंगा? अरे बार बार क्यों निकालूं? 50 का 68%, 50 का 80, ये क्यों निकालूं? मैं एक ही बार देखूंगा ना, ये क्या है? 100 के सापेक्ष आधा, तो ये आधे करूंगा। 80 का आधा कितना होता है? 40। 90 का आधा 45, 56 का आधा 28, 36 और 33। और मैं अगर यहां बात करूं 9, 17, 20, 26, 2, 5, 9, 13, 15, 21, 216। 6 बच्चे हैं, 6 से डिवाइड करो, ये 6 का क्यूब है, 6 से डिवाइड करो तो 6 का स्क्वायर आएगा। 36 ऑप्शन में डी ऑप्शन आंसर है। आप सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? 3 तरीके बताए आपको, अभी बताया एक ही है बट 3 होते हैं, तीनों सुन लीजिएगा। पहला तरीका, बल्कि लंबा तरीका लोगे तो चौथा और आ जाएगा। पहला गलत तरीका क्या हो सकता है? 50 का ये, 50 का ये, 50 का ये निकालो, वो हमने किया ही नहीं। दूसरा, हमने क्या किया? ढंग से सुना, हमने सीधा क्या किया? ये 50 बेस देख लिया, सबको आधा आधा कर दिया, ये रहा, आधा करके जोड़ दिया 216 और ये आ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सारे समझना। देखो क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा तरीका, तीसरा मेरा फेवरेट तरीका जो अब मैं बता रहा हूं। देखो आपने इस प्रक्रिया में क्या किया? 6 बार निकाला 50%, भाई 6 बार आधा किया, आधा आधा आधा, उसका आधा, और फिर जोड़ा। तो 6 बार आधा करके जोड़ा,
इसकी जगह हम क्या कर सकते थे, 6 बार आधा करके, देखो कक्षा में 10 बच्चे बैठे, सबके मार्क्स क्या करने, इसका मार्क्स भी 1.5 गुना करने, इसकी भी 1.5 गुना, इसका भी 1.5 गुना, तो 50 बच्चों के मार्क्स क्या करने, 1.5 गुना करने हैं और फिर जोड़ना है। तो जब 50 बच्चों के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट 50 बार क्यों करेंगे, एक ही बार कर लेंगे। जब सबके मार्क्स 1.5 गुना करने हैं और फिर जोड़ना है तो पहले जोड़ लो, जोड़ना तो फिर भी पड़ेगा, और 1.5 गुना एक ही बार कर लो, तो जो 50 बार होता तो एक ही बार हो जाएगा। क्या कहना चाहता हूं, 6 को आधा आधा किया फिर जोड़ा, तो पहले जोड़ लो, आधा एक ही बार में कर लेना सबका। जैसे देखो जोड़े, अगर जोड़े तो मेरे साथ चलेगा 8, 14, 16, 22। अगर मैं बात करूं, यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्योंकि ये देखो वैसे अगर आप समझे ये 216 है, वो 432 आएगा, पक्की बात है। क्यों आएगा, क्योंकि वो इन सब का आधा है। भैया आधे कर करके लिखे, जब आधे करने जो 216 आता है तो 432 आना चाहिए। अब देखो अपन टोटल कर लेते हैं एक बार, 8, 14, 16, 22, 2, 8, 16, 24, 25, 30, 37 और 43, तो ये 432 आ रहा है। अब 432 क्या है, इनके मार्क्स के परसेंटेज का टोटल, लेकिन मार्क्स तो 100 में से अगर होते तो ये सही आते, मार्क्स चाहिए मेरे को, मार्क्स का परसेंटेज, तो ये परसेंटेज का टोटल है। और असल में क्या करना है, इसका आधा करना है, तो 432 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 216, और 216 इन सबके मार्क्स हैं, तो 216 में 6 से डिवाइड करो तो 36 आएगा। चौथा तरीका क्या हो सकता है, आप ये सब करते ही नहीं, आप सीधा ही यहां पर औसत इन्हीं का निकाल लेते, तो इसका औसत आता आपको 72%, क्योंकि औसत तो निकाल सकते हैं अपन अज्यूम करके, कुछ भी मान लिया 70, 75, और लेकिन आप चौथा तरीका छोड़ दो, मैं केवल समझा के छोड़ रहा हूं, कोई बच्चे कर सके तो करना चाहिए, आपको ट्राई तो करना कम से कम घर से। इनका अगर मैं सीधा औसत प्रतिशत ही निकाल दूं तो 72% औसत आ जाएगा, और 72% का मतलब क्या है, 36, क्योंकि आंसर तो हमें पहले ही पता है ना, तो आएगा तो 72 ही। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एक अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, कितने छात्रों को एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बच्चे इतने उटपटांग तरीके से करते हैं, मैं आपको इतना सरल तरीका बताता हूं, डैम से भी डैम इजी। बोर्ड पे देखो, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको एक से ज्यादा विषय में सर्वाधिक अंक मिले। देखो मेरी लैंग्वेज सुनना, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी नजर जाएगी स्टूडेंट्स पर पहले, वो कहे ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनमें, तो मेरी नजर जाएगी सब्जेक्ट पर, जैसी भाषा वैसी नजर। तो देखो इसने क्या कहा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा विषयों में। तो पहले थियरी सुन लो, अपन क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट का टॉपर देख लेते हैं, हर सब्जेक्ट का क्या देख लेते हैं, टॉपर देख लेते हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं कौन सा ऐसा बच्चा है जो एक से ज्यादा विषयों में टॉपर है, तभी तो हाईएस्ट और टॉपर एक ही बात हो गई। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हर सब्जेक्ट का टॉपर, तो सब्जेक्ट तो मुझे क्यों देखने पड़ेंगे, एक बार देखो हिंदी में टॉपर कौन है, ये जो भी नाम छोड़ो, हिंदी में 100 में से मार्क्स परसेंटेज सबसे ज्यादा किसकी है, 98, तो ये हो गया भव्य। इंग्लिश में सबसे ज्यादा कौन है, 92, अरे आपको ये देख भाई 50 है तो सारे 50 में से ना, तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा उसके मार्क्स ज्यादा, क्योंकि इनके लिए तो बेस सबके लिए 50 है, सब्जेक्ट तो एक ही है। मैथ में हाईएस्ट क्या है, 92, सोशल स्टडीज में हाईएस्ट क्या है, 92, साइंस में हाईएस्ट क्या है, 84, देखो, और ज्योग्राफी में हाईएस्ट क्या है, 90। अब ये जो मैंने गोले लगाए, ये गोले हर विषय के हाईएस्ट के सामने है, तो देखो भव्य के सामने सिर्फ एक गोला लगा हुआ है, लेकिन पंकज के सामने एक से ज्यादा गोले लगे हुए हैं, तनिष के सामने एक है और बाकी इन दोनों में तो है ही नहीं, और ये भी एक है। तो ऐसे सिर्फ एक ही छात्र है, सिर्फ ऐसा एक ही छात्र है, उसने ये नहीं पूछा कि कौन नाम क्या है, कितने छात्रों को, तो मुझे दीजिए वन आंसर बी, केवल एक ही छात्र ऐसा है, केवल एक ही छात्र ऐसा है। अभी जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं वो दोनों ही बहुत ही टिपिकल और स्मार्ट क्वेश्चन है, तो आपको सेशन पूरा देखना है, और मेरी रिक्वेस्ट आपको है, आपको अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक कीजिए और अपने 5 कम से कम दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और मेरे को मेरा फैमिली परिवार जो स्टूडेंट्स का है वो जितना बड़ा होता है, तो होता तो और कुछ नहीं, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आगे के लिए, मैं भी उत्साहित रहता हूं नई से नई चीज लाने के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इसका प्रॉमिस नहीं कर रहा आपको, लेकिन मेरी इच्छा है मन की कि आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो
तब तक आपको इस चैनल पर हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा। अनवरत सिलेबस पूरा भी हो जाएगा ना तो भी तब हो। ये तो अलग बात है कि सिलेबस में तो अपन ने दिवाली के दिन भी क्लास ली है ना, गोवर्धन, छोटी दिवाली, दशहरा सब लिया है। सिलेबस होने के बाद अपन रेगुलर 7 दिन क्लास तो नहीं करेंगे भाई, मेरे को भी तो और काम करने, लेकिन फ्रीक्वेंटली आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर में क्या आपके एग्जाम में ज्यादा चल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब हर वो चीज जिससे आपको फायदा मिल सकता है उसमें हम लोग आपको देने में, आपकी हेल्प करने में, क्लासेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अंत भला तो ही सब भला है। यानी आपका सिलेक्शन हो गया तो सब अच्छा है, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। और दिक्कत मेरी या हमारी तरफ से नहीं होगी, दिक्कत आपकी तरफ से हो सकती है। देखो अब एक संकट है, वो जरा सुनो, किसी किसी बच्चे के दिमाग में आना भी चाहिए। वैसे क्या संकट है? ये गोला मैंने लगा दिया, लेकिन ये गोला तो स्क्रीन पे कैसे लगाओगे आप? सोचो, आपको हर प्रश्न स्पेशली डीआई में इस एंगल से जरूर देखना चाहिए कि पेपर ऑफलाइन नहीं है, पेपर ऑनलाइन है। तो कैसे गोला लगाओगे? तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। ऑफलाइन पेपर होता तो कोई संकट नहीं था, ऑनलाइन है। अच्छा, अगर ऑफलाइन भी होता तो ये 5 बार टेबल थोड़ी बना के देता, मैंने तो बना के दे दिया आपको सिखाने के लिए, हर पेज पर अलग, तो टेबल एक ही देता। तो बताता हूं, सुनो ध्यान से। आपको क्या करना चाहिए, ये बच्चे कितने, 6, आपको सिर्फ इतना सा कर लो, जो पेपर आपको रफ काम के लिए मिलता है सिर्फ गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6। अब आप में इतना कॉमन सेंस हो है, और पक्का होता ही है, सभी बच्चों में होता है कि जो पहला लिखा वो पहला बच्चा, दूसरा दूसरा बच्चा। नाम लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम भी तो बचाना है, स्मार्ट वर्क। तो अब आपको क्या देखना है, मेरे साथ देखो, सिर्फ ये देखना है। अभी गोले को भूल जाओ, गोला है क्या, गोले को भूल जाओ। पहला विषय हिंदी, टॉपर 98 कौन है? पहला, एक टिक लगा दिया, पहले वाला में एक टॉपर आ चुका। इंग्लिश कौन टॉपर है? दूसरा वाला, दूसरे में एक टिक लगा दिया, एक टॉपर इसमें मिल गया। तीसरा मैथ कौन टॉपर है? दूसरा वाला, दूसरे में एक और टॉपर मिल गया। चौथा सब्जेक्ट कौन टॉपर है? आखिरी वाला, तो आखिरी वाला मतलब ये छठे में टॉपर मिल गया। साइंस में कौन टॉपर है? दूसरा वाला, एक टॉपर और मिल गया। आखिरी वाला ज्योग्राफी में कौन टॉपर है? तीसरा वाला, तीसरा टॉपर और मिल गया। ये सारा इधर आ गए टॉपर। 6 की 6 विषय के टॉपर ये रहे। पहला स्टूडेंट एक विषय में टॉपर है, दूसरा स्टूडेंट 3 विषय में टॉपर है, तीसरा स्टूडेंट एक विषय में टॉपर है, छठा स्टूडेंट एक विषय में टॉपर है। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है या कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक से ज्यादा विषयों में टॉपर है? तो वो सिर्फ ये दिख रहा, एक छात्र ऐसा है जो एक से ज्यादा विषयों में टॉपर है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। नवा प्रश्न, सभी विषयों में मिलाकर तनिष्क के अंकों का कुल प्रतिशत कितना है? तनिष्क के अंकों का प्रतिशत चाहिए, तो जैसे अपन ने भव्य के मार्क्स निकाले थे, यहां हमें तनिष्क के मार्क्स निकाल लेते हैं। लेकिन एक कदम आगे पूछा गया, क्योंकि इसमें तनिष्क के मार्क्स नहीं पूछे गए, तनिष्क के मार्क्स का प्रतिशत पूछा गया। और मजे की बात है कि ये लगभग में भी नहीं है, एग्जैक्ट ही दिया है। तो क्या करें, है तो है, जरा फटाफट देखते हैं तनिष्क के मार्क्स कैसे निकालेंगे मेरे साथ। अब आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और तनिष्क के मार्क्स तो निकालो कम से कम, और फिर देखो कैसे हो रहे हो। हिंदी में तनिष्क के मार्क्स 81 के 81 रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 100 है तो 100 का है तो 81 का 81। इंग्लिश में क्या होगा? 50 है तो 80 का आधा कितना होगा? 40। आगे क्या होने वाला है? 84। तो मैं क्या करूं, ये 100 के आगे 50 और जुड़ा है तो 84। भाई 100 का आधा जुड़ा है तो 84 का आधा कितना होता है? 42। ये जोड़ू तो क्या होगा? 126 नंबर है इसके गणित में। आगे क्या है? सोशल स्टडीज में 125, यानी कि 100 में चौथाई और जुड़ा है तो 80 का चौथाई कितना होगा? 20 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 100 नंबर। इसके सोशल साइंस में कितना है? 150। तो 78 तो है, 78 का आधा कितना होता है? 39। भाई 80 का आधा 40 होता है तो 2 कम है तो 1 कम कर दो तो 39। तो यहां बात करो तो 117 हो गया। और आखिरी में ये 100 का आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा तो कितना होगा? 90 का आधा 45। 45 है ये 45। तो अगर हम यहां बात करें 6 13 18 5 7 8 12 2 3 4 428 नंबर आ रहे हैं। 428 नंबर, अच्छा सॉरी, वेरी सॉरी, ये ऊपर वाला मिस हो गया मेरे से, टोटल दोबारा करना पड़ेगा, ये मेरे से मिस हो गया। 7 14 19, बोर्ड पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, एक वो ऊपर ही रह गया पता नहीं कैसे। 1 7 14 19 कैरी 1 रखिए। 9 13 15 16 20 2 3 4 5 509 है ये 509 है। और 509 नंबर
अभी परसेंटेज और निकालना है, तो परसेंटेज देखो, ये तो मार्क्स है इसके, तनिष्क के, प्रतिशत तो इससे आएगा भाई, ये तो इसके मार्क्स है, टोटल मार्क्स तो इधर रहे 150, 300, 500, 625 नंबर है, तो 509, 625 का कितना प्रतिशत है? अब अपन इधर लिख लेते हैं, अगर बात करें स्पेस, कोई बात नहीं, 509, 625 का कितना प्रतिशत है? मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि यहां पर अगर आप मेरे से बात करें, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि पूरा मत निकालो, एक बात बताओ, 509 देखना है मुझे, किस पर देखना है? 625 पर। थोड़ा सीखिए मेरे साथ साथ, 509 में से 500 तो मुझे दिख रहा है साफ साफ 80% बिना तकलीफ के। कैसे दिख रहा है? 625 का 10% होता है 62.5, और 62.5 का दुगना होता है 125, यानी 625 में से 125 कम करूं तो 500 आता है, तो 500 तो निपट गया, 509 में से 500 तो हो गया 80%, बचा 9, तो इसका 1% कितना होता है? 6.25, तो 9 बच रहा है, तो 81 और 82 के बीच में आएगा, 81 और 81 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक बार हम देखें ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है। अब आप मुझे बताओ, क्या इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है? कतई नहीं, नन ऑफ दिस तो है नहीं। अब 81 समथिंग है तो ये निकाल लेंगे हम, लेकिन निकालने का फायदा क्या? अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जिनमें 81 पॉइंट होता दो में, तब तो आगे चेक करते, क्योंकि आपका काम सही आंसर निकालना कैसे है, एक्यूरेट नहीं निकालना, आपको सही निकालना, यानी कि आपको ऑप्शंस में से बेस्ट चुनना है। तो आपने क्या किया, पहले आपने तनिष्क के मार्क्स निकाले जो 509 आए, 509 625 का कितना परसेंट है? आप देखो 125 का 5 गुना, ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए, तो 500 तो हो गया 80%, बचा 9। तो मैंने इसीलिए तो बार बार कहा, किसी भी संख्या का 10% और 1% बहुत कीमती है। और अब आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन तो मैंने ज्यादा ले रखे थे बट एक आखिरी लेते हैं। सवाल क्या है? सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक किसे मिले हैं? आखिरी प्रश्न है लेकिन सबसे स्मार्ट क्वेश्चन है। कितना खतरनाक सवाल है, देखो, सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक किसे मिले हैं? तो मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं, ये देखो मैंने जगह के लिए अगले पेज पे लिया हुआ है। अब इसमें दो तरीके, गलत तरीका क्या है? गलत तरीका यह है कि आप क्या करें भाई, सर्वाधिक अंक किसे मिले? तो ये 6 बच्चे हैं तो 6 के मार्क्स निकाल लो, 6 में से 2 के मार्क्स तो निकाल दिए अपन ने। तनिष्क के भी 509 आ रहे थे और भव्य के 508 आ रहे थे, तो भव्य और तनिष्क इन दोनों का तो पता है अपन को। अब इनके मार्क्स निकाल मत लेना, इसका उत्तर हम दे सकते हैं केवल 10 सेकंड के अंदर। थोड़े से स्मार्ट वर्क के साथ मेरे साथ प्रयास कीजिएगा, देखो कैसे होता है। एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। उसमें क्या करते थे हम कि कौन से भिन्न सबसे बड़ी है यह पता लगाना होता था। तो 5-6 भिन्नों में से क्या करते थे कि 2 में से जब तुलना करने में छोटी को बाहर निकाल देते थे, भाई 2 में जो छोटी है वो सबसे बड़ी कैसे हो सकती है, फिर जो बड़ी है उसको आगे लेकर जाते थे। अब अगला जो पहला और तीसरा बचा उनमें छोटी बाहर, फिर अगले 2, और 2 में से छोटी बाहर होते होते अंत में बड़ी रह जाती थी और छोटी छोटी बाहर निकल जाती थी। कुछ ऐसा हम यहां कोशिश करेंगे, और यह कोशिश हमेशा कामयाब होती है। निर्भर करता है केवल आपका अनुभव कितना है, प्रैक्टिस कितनी है। जरा मेरे साथ कीजिएगा, और यह आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। देखो, पहले मैं भव्य और पंकज में डिसाइड कर लेता हूं जल्दी से कि भव्य पंकज में कौन तेज है। अगर अंतर बहुत ही मामूली सा दिखेगा तो मुझे मार्क्स निकालने पड़ेंगे। एक बात बताओ, ढंग से सुनना मेरी बात को, मेरी क्लास में ये बीच में तो पाथवे है, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, और मेरे से कहा गया कि आप बताओ दोनों में से कौन से साइड में बच्चे ज्यादा दिखते हैं आपको। तो इधर नजर डाली तो 100 के आसपास है, इधर डाली तो 150-200 के आसपास दिख रहे हैं मुझे। तो क्या मुझे ज्यादा पता लगाने के लिए काउंट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इधर तो 150 ऊपर दिख रहे हैं, यहां 100, बहुत बड़ा फर्क है। अगर मुझे ऐसा दिखे कि जितने इधर दिख रहे हैं लगभग उतने इधर दिख रहे हैं, तो फिर संकट हो गया, फिर तो मैं डाउट में हो गया, तब मुझे काउंट करना पड़ेगा, अन्यथा काउंट की जरूरत नहीं है। इशारों में आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। देखो, भव्य और पंकज, एक बार पेन डाउन करके मेरी प्रक्रिया को ढंग से समझिएगा। आपको सिखा रहा हूं इसलिए 2 मिनट लूंगा ढंग से समझाने के लिए। देखो, भव्य और पंकज में बात करते हैं। पहले हिंदी में लें तो ये मेरे को एग्जैक्ट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कौन ज्यादा चल रहा है कंफर्म। तो भव्य देखो शुरुआत में बढ़त बना रहा है, दोनों, अब बाकी सबको भूल जाओ। भव्य शुरुआत में बढ़त बना रहा है, और अब थोड़ा सा पंकज ने बढ़त बनाई, लेकिन यह भी तो देखना चाहिए कि ये 100 में से था और ये 50 में से था, तो ये थोड़ा सा फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बात करूं तो देखो, इसमें भव्य ज्यादा था तो ये जितना डिफरेंस है उतने मार्क्स भी ज्यादा आ रहे हैं, बड़े थोड़ी सी बढ़त है,
यहां थोड़ी बढ़त और बनाई पंकज ने, लेकिन और ये 150 में से बढ़त है तो ये फर्क पड़ेगा। पंकज यहां बराबर है, यहां तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया 20% यानी कि 30 मार्क्स, और यहां भी ज्यादा हो गया। तो ये तय बात है कि भव्य और पंकज में बिना कैलकुलेशन किए ये 300% तय है कि पंकज के मार्क्स ज्यादा है इन दोनों में। तो एक आउट। आगे बात करो, पंकज को तनिष से, आपको सिखा रहा हूं इसलिए इतना बता रहा हूं, वरना ये काम जल्दी भी हो सकता है। देखो पंकज और तनिष, अभी पंकज थोड़ा पीछे है, तनिष आगे है। पंकज ने थोड़ी बढ़त बनाई है, हालांकि बेस छोटा है। यहां पंकज बहुत ज्यादा है और यहां भी ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, यहां पे इतना थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बेस छोटा है तो 10 में बेस बड़े 100 के 5 का बराबर, और ये सारे बड़े हैं। तो पक्की बात है कि तनिष और पंकज में पंकज निश्चित रूप से बड़ा है। अगर आगे मैं बात करूं तो मेरी नजर में आखिरी के दो तो वैसे गायब हो रहे हैं। कैसे? अंशुल को देखो आप, चलो अपन सीक्वेंस में चलते हैं एक बार। पंकज और आर्नव देखो, तो पंकज आर्नव में आर्नव बड़ा दिख रहा है मुझे यहां, लेकिन पंकज बड़ा, पंकज बड़ा, पंकज बहुत बड़ा, और यहां पर भी बड़ा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। आर्नव बाहर है, मैं कह सकता हूं पंकज के सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। फिर भी अपन देखें अंशुल और पंकज में देखो, पंकज ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़त ले ली है, ज्यादा बढ़त और बहुत ज्यादा गैप आ गया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो बहुत ही कम डेटा है अंशुल का। और देवांग की बात करूं तो देवांग ने शुरुआत में तो तेजी दिखाई है, बट थोड़ा सा फर्क है। आगे तो जमीन 22% मतलब 33 मार्क्स हो गए, पंकज ज्यादा। यहां पे थोड़ा पंकज कम है, लेकिन यहां पे देखो आप 24% मतलब कितना 36 मार्क्स, और यहां पर भी ज्यादा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह से, आपको इन सबके मार्क्स निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक अंक किसको मिले हैं, तो हम बिल्कुल पक्का कह सकते हैं कि सर्वाधिक अंक किसको मिले हैं, पंकज को मिले हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशंस में मजा आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जबरदस्त तैयारी करें। आज मैंने टेबल की बात की आपसे, कल हम बात करेंगे या तो बार चार्ट या पाई चार्ट, कुछ भी ले लेंगे, एक दिन में एक चीज जरूर लेंगे। 4-5 सेशंस में आपकी डीआई बहुत मजबूत हो जाएगी, और 30 में से 30 लाने के लिए 3-4 क्वेश्चन यहां से भी निकल कर आते हैं। ठीक है, तो तैयारी करें बढ़िया से। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ। वीडियो और ये सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।